हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान की क्लास को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने भाग एक, भाग दो और भाग तीन और भाग चार को डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग भाग पाँच को यानी कि अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें भाग पाँच में मेन टॉपिक आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। शुरू करते हैं आज की वीडियो यानी कि पार्ट 5 को। हाँ, भाग 5 आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा भाग? पांचवा भाग। ठीक है। भाग 5 की बात करें तो इसमें आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक भाग 5 में अनुच्छेद आते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक जो आर्टिकल हैं, अनुच्छेद है, वो भाग 5 के अंतर्गत आते हैं। तो भाग 5 की बात करें तो इसका जो मेन टॉपिक है वो है द यूनियन। आइए हम लोग समझते हैं द यूनियन क्या है। यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं संघ या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ स्ट्रक्चर हम लोग समझ लेते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किस प्रकार के स्ट्रक्चर पर कार्य करती है। ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो सबसे पहले व्यक्ति होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो वो ये प्राइम मिनिस्टर, ये कार्यपालिका के एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर, पीएम और उसके बाद वाइस पीएम। और ये ऑफिशियली हेड होते हैं और ये जो कि कार्यात्मक, ठीक है, हेड होते हैं। और उसके बाद जो है अटॉर्नी जनरल और कैग। उसके बाद एमपीज। एमपीज दो प्रकार के होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। उसके बाद आपका होता है संसद। संसद लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। ठीक है। उसके बाद आपका वहाँ होता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। इसी में आ जाता है प्रस्ताव, बिल और आपका काल, शून्य काल, ईटीसी वगैरह। ठीक है। इस प्रकार से जो मिलकर बनती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 52 से स्टार्ट। ठीक है। आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 की अगर हम लोग बात करें, अनुच्छेद 52 को हम लोग पहले समझते हैं। अनुच्छेद 52 में वर्णन है राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद यानी कि आर्टिकल 52 की अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा की गई है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है। अब इसको हम लोग सबसे पहले एक ट्रिक देखते हैं, फिर हम लोग अनुच्छेद देखेंगे। तो ट्रिक के लिए हम लोग सबसे पहले ट्रिक देखते हैं। ट्रिक में क्या है? पकानी कोका दुयो दशम। ठीक। इस ट्रिक में क्या खास है? तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो जो राष्ट्रपति से संबंधित पूरे आर्टिकल यानी कि आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल नंबर 61 तक जितने आर्टिकल आते हैं केवल एक लाइन में ही आपने याद कर लिए हैं। हमारे साथ बोलिए पकानी कोका दुयोदशम। फिर से बोलिए पकानी कोका दुयोदशम। तो इसको अब हम लोग समझते हैं डिटेल में। तो जो पका पी है वो आर्टिकल नंबर 52 है। ठीक है। आर्टिकल नंबर 52। ठीक। का आर्टिकल नंबर 53। नी आर्टिकल नंबर 54। यानी कि आर्टिकल नंबर 52 में क्या है? पा से हुआ पद, राष्ट्रपति का पद। का से हुआ कार्यकाल, आर्टिकल नंबर 53 में हुआ कार्यकाल। ठीक है। सॉरी, कार्यपालिका का प्रधान। कार्यकाल यहाँ नहीं है, सॉरी। ठीक है। आर्टिकल 53 में क्या हुआ? कार्यपालिका का प्रधान यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो राष्ट्रपति के पास। ठीक है। नी यानी कि आर्टिकल नंबर 54 से हुआ निर्वाचन।
ये को का आर्टिकल नंबर 55 को से हुआ कि आर्टिकल नंबर 55 में किस चीज का वर्णन है। आर्टिकल नंबर मतलब 55 में कोटा, राष्ट्रपति का कोटा के बारे में वर्णन है। आर्टिकल नंबर 56 में का से हुआ कार्यकाल, यहाँ पर है आपका कार्यकाल, ठीक है। ये आर्टिकल नंबर 52 में पद, कार्यपालिका का प्रधान 53, और आर्टिकल नंबर 54 में निर्वाचन, आर्टिकल नंबर 55 में कोटा, आर्टिकल नंबर 56 में कार्यकाल, ठीक है। आर्टिकल नंबर 57 की बात करें, जो कि दुयो से बनेगा, दु से बनेगा दोबारा निर्वाचन, यानी कि दोबारा निर्वाचन। यो से हुआ योग्यता, आर्टिकल नंबर 58 में इस चीज के बारे में बात की गई है, 58 के बारे में, ठीक है। आर्टिकल नंबर 59 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 59 द द से मतलब दशा, कंडीशंस, क्या कंडीशंस रहेंगी राष्ट्रपति के निर्वाचन होने की, ठीक है। आर्टिकल नंबर 60 में सा से हुआ शपथ, और आर्टिकल 61 में माँ से हुआ महाभियोग, यानी कि पकानी कोका द्वितीय दशम से हम लोगों ने राष्ट्रपति को पूर्णतः समझ लिया। इस प्रकार से समझा, एक बार फिर से हम लोग रिपीट करेंगे, आप हमारे साथ रिपीट कीजिएगा। पकानी कोका द्वियोदशम, पा से हुआ पद राष्ट्रपति का, आर्टिकल नंबर 52, आर्टिकल नंबर 53 में कार्यपालिका का प्रधान, आर्टिकल नंबर 54 निर्वाचन, आर्टिकल नंबर 55 में कोटा, आर्टिकल नंबर 56 में कार्यकाल, आर्टिकल नंबर 57 में दोबारा निर्वाचन, आर्टिकल नंबर 58 में योग्यता, और आर्टिकल नंबर 59 में कुछ दशाओं में जो कुछ कंडीशंस हैं, कुछ दशा यानी कि कुछ कंडीशंस, और आर्टिकल नंबर 60 में शपथ, और आर्टिकल नंबर 61 में महाभियोग, इम्पीचमेंट, ठीक है। तो आज हम लोगों ने सबसे पहले जो आज पढ़ा है वो एक ट्रिक है, जिसके द्वारा हम लोग राष्ट्रपति को समझने वाले हैं। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई परेशानी हो तो कमेंट की करके बताइएगा। आज हम लोगों ने जो समझा है, ये हम लोगों को कम से कम पढ़ने में 1 हफ्ता लगेगा, लेकिन 2 मिनट की वीडियो में हम लोगों ने इसको पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया है, जो कि छोटे एग्जामों के लिए बहुत काफ़ी रहेगा कि राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में दिया गया है। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रपति का पद आर्टिकल नंबर 52 में, कार्यपालिका का प्रधान आर्टिकल नंबर 53 में, निर्वाचन 54 में, कोटा 55 में, और आर्टिकल नंबर 56 में कार्यकाल, आर्टिकल नंबर 57 में कितना वो आर्टिकल नंबर 57 में है दोबारा निर्वाचन, आर्टिकल नंबर 58 में है योग्यता, आर्टिकल नंबर 59 है कुछ कंडीशंस, आर्टिकल नंबर 60 है शपथ, और आर्टिकल नंबर 61 है इम्पीचमेंट, यानी कि महाभियोग, ठीक है। अब हम लोग इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। आर्टिकल नंबर 52 से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर 52 को हम लोगों ने पहले ही समझ लिया, लेकिन फिर भी एक बार देखते हैं। राष्ट्रपति का पद, आर्टिकल नंबर 52 में क्या है, राष्ट्रपति का पद। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो राष्ट्रपति का पद है वो किस के समान है। तो ये है जो है, ये पद जो है ब्रिटेन के समान है, ठीक है। यानी कि ब्रिटेन में जिस प्रकार से क्यून होती है रानी, उस प्रकार से हमारे यहाँ ये राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 53। आर्टिकल नंबर 53 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पकानी यानी कि का से कार्यपालिका का प्रधान, यानी कि एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका का प्रधान, कार्यपालिका, ठीक है। अब कार्यपालिका के प्रधान की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो रियल प्रधान होता है, रियल जो कार्यपालिका का यानी कि वास्तविक प्रधान होता है, वो होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और आपको पहले पहले ही पता होगा कि राष्ट्रपति का हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं उनका केवल एक ऑफिशियली वर्क होता है, ठीक है। वो एक प्रकार से समझ सकते हैं ऑफिशियली, औपचारिक, ऑफिशियली यानी कि औपचारिक प्रधान होते हैं, केवल उनके सिग्नेचर मान्य होते हैं, काम करवाना उनके लिए कोई वो नहीं होता, ठीक है। यानी ये होते हैं प्रेसिडेंट।
प्रेसिडेंट। ठीक है, यानी कि जो कार्यपालिका है उसके प्रधान, वास्तविक प्रधान होता है प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, और ऑफिशियली औपचारिक प्रधान होता है प्रेसिडेंट। क्या खाली इनका काम होता है सिग्नेचर करने का। सब काम के बाद जब कोई भी कानून जब पारित होता है तो फाइनली सिग्नेचर जब राष्ट्रपति के होते हैं तभी वो लागू होता है। ठीक है, और जो बिल पास होता है वो प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर होता है। ठीक है, चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला जो हमारा आर्टिकल है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पकानी। पकानी से हम लोगों ने पा का पढ़ लिया, अब नहीं पढ़ेंगे हम लोग। आर्टिकल नंबर 54 की बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति का निर्वाचन, आर्टिकल नंबर 54 में किस चीज का वर्णन किया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी कि इलेक्शन की अगर हम लोग बात करें, किस प्रकार से इलेक्शन होता है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है निर्वाचन आयोग करवाता है। कौन सा, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो वर्णन है वो आर्टिकल नंबर 324 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी केवल हम लोग इतना जान लेंगे कि इतना समझेंगे कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो निर्वाचन आयोग तो करवाता है। और इसमें कौन कौन भाग लेता है उसकी अगर हम लोग बात करें तो निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल केवल भाग लेता है। अब निर्वाचक मंडल क्या है, निर्वाचक मंडल यानी कि इलेक्टर इलेक्टर कमेटी। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं निर्वाचक मंडल होता क्या है। निर्वाचक मंडल में कौन कौन सदस्य आते हैं, यानी कौन कौन पार्ट से निर्वाचक मंडल बनता है, किस किस पार्ट से। तो अगर हम लोग बात करें निर्वाचक मंडल की यानी कि इलेक्ट्रोलर कमेटी, इसकी बात करें तो इसमें देखिए, ये ये मान लीजिए ये आपकी संसद है। संसद में लोकसभा और राज्यसभा, और ये देश की क्या हुई, संसद। और यहाँ पर समझ लीजिए राज्य की विधानमंडल। ठीक है, तो इसमें भी दो सदन होते हैं, कौन कौन से, एक होता है आपका विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, इसमें ये भाग लेते हैं, कौन कौन भाग लेते हैं। इलेक्टोरल कमेटी की अगर हम लोग बात करें तो अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है उसमें कौन कौन भाग लेता है। लोकसभा भाग लेती है, राज्यसभा भाग लेती है, विधानसभा भाग लेती है, लेकिन विधान परिषद भाग नहीं लेती है। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान करके देखिएगा कि लोकसभा भाग लेती है, राज्यसभा भाग लेती है और विधानसभा भाग लेती है, लेकिन विधान परिषद जो है राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेती है। क्यों, अब ये विधान परिषद क्यों भाग नहीं लेती है, एक फैक्ट के साथ कंफर्म होना चाहिए ना। तो जो विधान परिषद है वो केवल और केवल 7 राज्यों में है। ठीक है, तो अगर इन विधान परिषद को अधिकार दे दिया जाएगा कि आप देश के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकती हैं, तो ये अन्य राज्यों के एक तरह से ये खिलाफ हो जाएगा, तो उतना मायने नहीं रखता। इसलिए इसको जब तक ये, लेकिन अगर विधान परिषद सारे राज्यों में हो जाएगी तो ये विधान परिषद राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकती है। ठीक है, तो आज आप लोगों ने एक नया इंपॉर्टेंट फैक्ट जाना। ठीक है, कि जो विधान परिषद है वो क्यों भाग नहीं लेती है राष्ट्रपति के चुनाव। तो कौन कौन भाग लेता है, लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद। लेकिन अब यहीं पर एक और क्वेश्चन बनता है, जो राष्ट्र लोकसभा है और जो राज्यसभा है, राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कहता है। अब ये मनोनीत क्या होता है वो आगे हम लोग समझते हैं।
यानी कि राष्ट्रपति जो है अपने मन से कुछ राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन करता है। वो निर्वाचित नहीं होते हैं, अपनी इच्छा से उनको राज्यसभा का मेंबर बना देता है। और लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन मेंबर जिसे कहा जाता है, और इन्हें कहा जाता है जो मनोनीत सदस्य। ठीक है, तो ये इनकी अगर हम लोग बात करें तो ये भी जो है निर्वाचन कमेटी में, यानी कि निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। किसके? राष्ट्रपति के निर्वाचन में। एंग्लो इंडियन और ये मनोनीत सदस्य और विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, इनको हम लोग एक फैक्ट के साथ लिखेंगे, नोट करके लिखिएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। यहाँ पे देखें, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। ठीक है, लेकिन ये लेते हैं, और कौन नहीं लेता है उसकी अगर हम लोग बात करें तो विधान परिषद मनोनीत सदस्य, यानी कि जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं और 2 एंग्लो इंडियन, ये भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि संसद में, ओवरऑल संसद में कितने सदस्यों का मनोनयन होता है, यानी कि कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? कमेंट करके बताइएगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, अब राष्ट्रपति के चुनाव की जो अगली प्रक्रिया है वो है अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव यानी कि इनडायरेक्टली इलेक्शन। अब इनडायरेक्टली इलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इनडायरेक्टली इलेक्शन क्या होता है कि आपने सीधे, यानी कि जो जनता है, ये जो जिन्हें हम लोग कहते हैं कौन? नागरिक, सिटीजन, नागरिक। ये तो देखिए, जो सिटीजन होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में सीधे भाग नहीं लेते हैं, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष चुनाव यानी कि इनडायरेक्टली इलेक्शन कहा जाता है। क्यों भाग नहीं लेते हैं? क्योंकि हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है कि जो निर्वाचक मंडल होते हैं उसमें कौन कौन भाग लेता है? निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल और केवल निर्वाचक मंडल भाग लेता है, सिटीजन्स भाग नहीं लेते हैं। इसलिए जब सिटीजन्स पहले निर्वाचक मंडल को चुनता है और निर्वाचक मंडल जाके जो है राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे समझिएगा, नागरिक जो होते हैं सिटीजन्स, वो निर्वाचक मंडल को चुनता है और निर्वाचक मंडल जो है राष्ट्रपति को चुनते हैं, यानी कि जो इसकी जो वोटिंग की प्रक्रिया हुई वो अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं एक और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है राष्ट्रपति के निर्वाचन में, वो है एकल संक्रमणीय। एकल संक्रमणीय और अनुपातिक प्रणाली, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। अनुपातिक प्रणाली, अब हम लोग समझते हैं एकल संक्रमणीय और अनुपातिक प्रणाली को। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं अनुपातिक प्रणाली। ठीक है, अनुपातिक प्रणाली जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में यूज होती है, यानी कि प्रेफरेंसेबल प्रेफरेंसेबल प्रेफरेंसेबल। ठीक है, अनुपातिक प्रणाली की अगर हम लोग बात करें तो मान लीजिए कोई सदस्य ए और बी और सी राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए हैं। इसमें अगर कोई भी व्यक्ति नहीं, जो निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं वो आके वोट देना चाहे तो वो इस प्रकार से वोट नहीं देगा कि हम केवल ए को जिताना चाहते हैं तो ए को हमने केवल वोट दे दिया।
वो प्रेफरेंस में वोट देगा। प्रेफरेंस में मतलब मैं सबसे पहले ए को जिताना चाहता हूँ, उसके बाद सी को, और उसके बाद बी को। मुझे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है राष्ट्रपति के पद के लिए। ठीक है, अगला व्यक्ति आएगा, वो कहेगा मुझे ए को सेकंड नंबर पर रखना है और बी को फर्स्ट पर और इसको थर्ड पर, यानी कि प्रेफरेंस में वोट देंगे। और जो कि सिटीजन्स वोट देते हैं वो एकल अनुपातिक प्रणाली में नहीं देते, वो केवल सिंगल बैलेट होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग वोट देते हैं वो केवल सिंगल वोट बैलेट होते हैं कि हमने केवल और केवल इनको वोट देना है। ठीक है, बाकी को हम लोग ठप्पा नहीं लगाते। लेकिन यहाँ पर जो है वो होता है कि अनुपातिक प्रणाली यानी कि प्रेफरेंस देना पड़ता है कि हम ये को जिताना चाह रहे हैं, लेकिन अगर ये नहीं जीतेगा तो हम सी को जिताना चाहते हैं, और अगर सी नहीं जीत रहा है तो हम लोग बी को जिताना चाहते हैं। इस प्रकार से हम लोग एक काउंटिंग बाय नंबरिंग वाइज प्रेफरेंसेबल वोट देते हैं। अब मान लीजिए कि इसमें एक और व्यक्ति आया, उसने कहा इनको हम थर्ड पर रखेंगे, इनको सेकंड पर और इनको हम फर्स्ट पर रखेंगे। और उसके बाद अब हम लोग यहीं पर जो है इसका रिजल्ट देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। मान लीजिए कि इनका जो ए को एक लोगों ने रखा। ठीक है, एक और बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इसमें फिर बार बार प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण तक हम लोगों को जो है गणना करनी पड़ेगी। ठीक है, इस पे भी एक लोगों ने रखा, एक को, इसको भी एक लोगों ने। तो ये देखिए, प्रथम चरण में कोई जीता, आप लोग बताएंगे? तो इसमें प्रथम चरण में कोई नहीं जीता। अब हम लोग सेकंड चरण की मतगणना करते हैं। प्रथम चरण की मतगणना हुई है, अब हम लोग जो है सेकंड चरण की मतगणना करते हैं। सेकंड चरण की मतगणना में हम लोग द्वितीय चरण की मतगणना, द्वितीय चरण की मतगणना में हम लोग देखेंगे सेकंड पर प्रेफरेंस किसको मिला। सेकंड पर भी एक लोगों ने प्रेफरेंस दिया, फिर भी एक लोगों ने प्रेफरेंस दिया, इस लोगों फिर भी एक लोगों ने प्रेफरेंस दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से एक जितने वो होंगे ना, जितने सदस्य होंगे उतने चरण की मतगणना बढ़ती जाएगी। इसलिए इसमें एक वोट और हम लोग डाल ले रहे हैं। जैसे इसमें किसी ने 2 दिया, इसमें 1 दे दिया और इसमें 3 नंबर दे दिया। ठीक है, तो इसमें जो कौन जीतेगा अब तो आप लोग बता ही सकते हैं इसको। और इनको देखिए, पहले एक और दो दो बार जो है फर्स्ट पोजीशन मिली, इसलिए जो है बी बढ़ गए, बी बी बहुमत से जीत गया। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए द्वितीय, प्रथम चरण और द्वितीय चरण का मतलब क्या है। देखिए जितने भी सदस्य हैं, उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार लिखेंगे हम लोग, जितने भी उम्मीदवार हैं उतने चरण की मतगणना हो सकती है, उतने चरण पॉसिबल बनना। ठीक है, तो उम्मीदवार इजकल टू चरण, मतगणना के चरण। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं एकल संक्रमणीय। एकल संक्रमणीय क्या होता है? एकल संक्रमणीय की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एकल संक्रमणीय, इसके लिए आपको एक इम्पोर्टेंट आज का क्वेश्चन देते हैं। आज का क्वेश्चन कि जो हम लोगों ने वो पढ़ा है ना, अनुपातिक प्रणाली, अनुपातिक प्रणाली में प्रथम चरण द्वितीय चरण की मतगणना हम लोगों ने पढ़ी है। तो हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि किस राष्ट्रपति के लिए द्वितीय चरण की मतगणना की गई थी। द्वितीय चरण, लेकिन अभी तक केवल और केवल एक बार हुई है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि किस राष्ट्रपति के निर्वाचन में द्वितीय चरण की मतगणना की गई थी। तो ये रही आज की क्लास, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो लाइक करें और कमेंट जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।